स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी फिर से आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूं। आज ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं हम, वृत्त जिसे कहते हैं सर्किल। इस चैप्टर में हम, जैसा कि आप सबको पता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि इस चैप्टर में जो सर्किल है, सर्किल की जो एक टेंजेंट होती है यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसी पर हमारी थ्योरम है, प्रमेय है और उन्हीं का अध्ययन करना है। लेकिन उन अध्ययन से पहले वृत्त जो हमें लोअर क्लासेस में बताया गया था वो चीजें दिमाग से थोड़ी बहुत हमारी चली गई होंगी। तो आइए एक बार फिर से वृत्त की कुछ बारीक चीजों का, कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। किस चीज के बारे में समझना है आज? वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। वृत्त जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? सर्किल। क्या कहते हैं? ठीक है ना। वृत्त, वृत्त यानी सर्किल। एस लगा दो, सर्कल्स हो जाए। ठीक है। तो वृत्त की सबसे पहली चीज आती है, पहले इसका एक डायग्राम समझिए फिर इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से वृत्त हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे वृत्त की परिभाषा कैसे बनाई गई है। तो इस बात पर ध्यान देना आप सब कि वृत्त की जो परिभाषा बनी है या वृत्त का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है। जैसे देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदु। जब ये बिंदु चलेगा कहीं पर या कई सारे बिंदु होंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएंगे, तो इनके इस बिंदुओं के रास्ते को हम क्या नाम दे सकते हैं? बोलिए। बिंदु पथ कह सकते हैं, लोकस जिसे कहते हैं। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? बिंदु पथ। कि भाई ये बिंदुओं का क्या बन गया? पथ बन गया। बिंदुओं का क्या बन गया? ये पथ बन गया। और इसी का क्या नाम रख दिया हमने? बिंदु पथ। बोला ठीक है, समझ गए कि बिंदुओं का पथ होगा, बिंदु पथ कहलाएगा। बोला ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि इस बिंदु पथ पर हमारे कई सारे बिंदु मौजूद होंगे। ठीक है ना। अगर उन सभी बिंदुओं के अंदर एक विशेष गुण हम रख दें, एक विशेष क्वालिटी रख दें, तो बिंदु पथ का नजारा कुछ और देखने को मिलेगा। बोला कैसी क्वालिटी रख दें? बोला एक बात है कि ये जो बिंदु पथ है हमारा, इस बिंदु पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो भी है, हम एक बिंदु को पहले यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। ये मेन हीरो है समझ लो, या एरिया के दादा वादा है समझ लीजिए। ठीक है ना। ये फिक्स हो गए। बोला एक काम करो भैया, आप जो बिंदु पथ बना रहे हो उस बिंदु पथ पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है, बिंदु पथ पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है, वो प्रत्येक बिंदु हमसे एक समान दूरी पर रहना चाहिए। बोला मतलब? बोला जैसे आपने एक बिंदु की दूरी निकाली, एक बिंदु की दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर आगे। कितनी आगे? तो बोला जितने भी बिंदु हैं आप बिंदु पथ बना लो, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा बिंदु पथ बनाना है कि आपके उस बिंदु पथ पर, बिंदुओं के उस रास्ते पर स्थित प्रत्येक बिंदु की मुझसे जो दूरी हो वो कितनी हो? जरूरी नहीं है 5 ही सेंटीमीटर, जरूरी ये है कि फिक्स होनी चाहिए। अगर शुरुआत में ये 10 होती तो सभी बिंदुओं की कितनी? 10। यानी बिंदु पथ पर स्थित जो बिंदु रहता है उस बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, एक समान रहती है या निश्चित रहती है। बोला अगर ऐसा कर ले जाओगे तो निश्चित रूप से आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है ना। बोला ऐसा मार्ग तो एक ही तरीके से बनाया जा सकता है जो इस तरीके से बना दिया जाए, क्योंकि इसी पर स्थित चाहे जो बिंदु ले लेंगे उस बिंदु की आप मेन बिंदु जो है बैठे हैं बीच में, आपसे दूरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जितनी पहले उसकी थी उतनी सबकी थी। कोई भी बिंदु हम यहाँ पर ले लें, उस बिंदु की हमारे इस मेन वाले बिंदु से दूरी कितनी होनी चाहिए? जो पहले की थी वही दूसरे की, वही सबकी, वही क्या होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए। आगे बात समझ में?
तो बोलेंगे ये जो रास्ता बनेगा, ये जो बिंदुपथ बनेगा, ये जो मार्ग बना बिंदुओं का, इसी रास्ते को, इसी बिंदुपथ को क्या नाम दिया जाएगा? वृत्त नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है ना। तो बात करें वृत्त की, अगर परिभाषा की बात करें कि क्या है सर्किल, क्या है इसकी परिभाषा क्या होगी, तो क्या परिभाषा दी जाए? बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी, एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती हो? एक समान रहती है। याद है सबको? लिखना है, बोलो। क्या है वृत्त की परिभाषा? बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे? सदैव समान रहे। जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे? समान रहे। तो क्या कहलाएगा वो? उसे क्या कहते हैं हम? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वो जो निश्चित बिंदु था, ये जो निश्चित बिंदु था, इस निश्चित बिंदु को क्या नाम दिया गया? केंद्र। क्या कहा गया? कि आप हमारे वृत्त का क्या हो? केंद्र हो, सेंटर हो। क्या हो? सेंटर हो। क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, आपसे जितने भी बिंदु हमारे बिंदु पथ पर हैं, वे सारे बिंदु आपसे एक समान दूरी पर हैं। ठीक है ना? समझ गए वृत्त की परिभाषा? केंद्र समझ गए? बोलो। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हमने वृत्त जान लिया, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे? सभी बिंदुओं की एक समान रहती है। इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र से, और ये जो मार्ग बना है, देख रहे हो क्या बना है? ये जो मार्ग बना है, ये जो मार्ग बना है, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? दिस इज आवर सेंटर, दिस इज ये सर्किल एंड दिस इज आवर सरकमफ्रेंस। ठीक है ना? तो ये हमारा वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, परिधि हो गया। बोला अब एक चीज और है। क्या? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। बोला ये क्या होती है? बोला केंद्र से आप हमारी परिधि को मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए। आपने ऐसे मिलाया, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, चाहे जहां मिला दीजिए, लेकिन मिलाना किसको किसको है? परिधि और केंद्र को। तो वृत्त के केंद्र और परिधि, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्लियर है बात सबको? बोला ठीक, त्रिज्या हो गई। फिर बोला अब एक चीज और बची है। क्या? जीवा। क्या बची है? जीवा, कॉर्ड। बोला ये कॉर्ड क्या है? जीवा क्या है वृत्त में? बोला देखो, अब तक आपने केंद्र और परिधि को मिलाया था ना। अगर आप हमारी परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए। कितने बिंदु ले लीजिए? दो बिंदु। अगर परिधि पर आप दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी जीवा। क्या कहलाएगी ये वृत्त की? ये बेसिक पॉइंट है। देखो बेटा, जब इसे समझे रहोगे ना, बेसिक चीजें समझे रहोगे वृत्त की, तो आगे जो स्पर्श रेखाओं की कहानी है वो समझ पाएंगे। ठीक है ना? ये वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो जीवा की परिभाषा अगर कोई बोले तो क्या कहेंगे हम? क्या है जीवा? बोलो। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है ना? परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्लियर हो गया ना? चलो, जीवा हो गई, केंद्र हो गया। अब क्या बच रहा है? व्यास। क्या बच रहा है? व्यास बच रहा है। क्या बच रहा है? व्यास। ठीक है ना? व्यास किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं?
बोला व्यास जो होता है, एक काम करो, ये जो आपने जीवा खींची है ना, अब देखो ये यहां से खींचते हैं भी तो जीवा होगी, एक ऐसी जीवा का निर्माण किया जाए जो हमारे किस चौराहे से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे। बोला इसमें क्या खास बात है? बोला जो हमारे केंद्र से होकर गुजरेगी जीवा, जो हमारे केंद्र से जीवा होकर गुजरेगी, वो हमारे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। कौन सी जीवा कहलाएगी? सबसे बड़ी जीवा। पूछा जाता है कभी कभी कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। समझ गए इतनी बात? वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो इसका क्या नाम दे दिया जाए भैया? व्यास। इसे क्या कहा जाए? विवृत्त का व्यास। कहां से कहां तक है ये पूरा? ये यहां से लेकर कहां तक है? पूरा यहां तक है। और इसके अंदर एक क्वालिटी और होती है कि अगर इस व्यास को आधा कर दो तो ये क्या बन जाएगी? हमारी त्रिज्या। क्या बन जाएगी? त्रिज्या। इसका मतलब त्रिज्या को दुगना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? व्यास। और त्रिज्या को आधा करेंगे, व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या। समझ गए इतनी बात? बोला इतना सब हो गया, अब क्या? बोला अब देखो कुछ वृत्त खंड के बारे में जान लेते हैं और त्रिज्य खंड के बारे में। वृत्त खंड और क्या? त्रिज्य खंड। वृत्त खंड और त्रिज्य खंड। बोले ये वृत्त खंड त्रिज्य खंड क्या है? बोला देखो खंड का मतलब जान ही रहे हो, खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया, पार्ट कर दिया, ठीक है ना? और किसका पार्ट कर दिया हमने? वृत्त का। तो ये हमारा वृत्त है, समझ लो ये केक है हमारा। क्या है? केक है। अब इसको काटना है, काटने के कई तरीके हैं। काटने के तरीके के आधार पर ये दो नाम पड़े हैं। एक तरीका ये है कि इसको हम पूरा ऐसे खड़े कर काट दें या ऐसे काट दें, ठीक है ना? ऐसे काट सकते हैं। एक तरीका क्या है जो सही से केक काटा जाता है, आधे पर से काटा जाता है ना, ऐसे यहाँ से एक पीस, ऐसे यहाँ से एक पीस निकाल लिया जाता है, ठीक है ना? अगर उस तरीके से काटे, मान लेते हैं क्या है? वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से हमने देखो एक त्रिज्या खींची, यहाँ से फिर एक त्रिज्या खींची, तो इस पीस को देख रहे हो अपने, एक पीस मिला कि नहीं आपका? और ये जो पीस है, ये जो खंड कह सकते हैं इसको ना, खंड कह सकते हो ना? अगर ये जो खंड है हमारा, ये खंड किसके द्वारा काटा गया है? ये खंड वृत्त का किसके द्वारा काटा गया है? त्रिज्या के द्वारा ना। तो त्रिज्याओं के द्वारा किया हुआ ये कर्म, त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ ये खंड हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। समझ गए बात को? बोले ठीक है, लेकिन याद रखना जब त्रिज्या ने इस पीस को काट के निकाल लिया तो देख रहे हो ऊपर कुछ बचेगा कि नहीं? ये भी तो एक खंड ही है। बोलो ये भी तो एक खंड है कि नहीं है? ये खंड है, और ये खंड भी किसके द्वारा काटा गया है? त्रिज्याओं के द्वारा ही तो काटा गया है। अगर ये खंड भी त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया है तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए? त्रिज्य खंड। इसका नाम भी क्या होना चाहिए? त्रिज्य खंड होना चाहिए। बोला ये भी त्रिज्य खंड, वो भी त्रिज्य खंड, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पर? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भैया आप दोनों ही त्रिज्य खंड हो, आप दोनों ही क्या हो? त्रिज्य खंड हो। तो एक को छोटा वाला त्रिज्य खंड, एक को बड़ा त्रिज्य खंड। इसका नाम रख दिया जाता है लघु त्रिज्य खंड। क्या रखा जाता है? लघु त्रिज्य खंड। और ये क्या है आपका? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर होगी बात त्रिज्य खंड की? बात करें अगर वृत्त खंड की, तो अगर हम वृत्त को किसके द्वारा काट दें? जीवा के द्वारा। किसके द्वारा काट दें? जीवा के द्वारा। तो वृत्त को जब जीवा के द्वारा काटोगे तो जीवा के द्वारा भी देखो इसके दो टुकड़े होंगे। बोलो हो रहे हैं ना? एक टुकड़ा नीचे वाला हो गया, ये लग रहा थोड़ा छोटा है, और एक टुकड़ा कहाँ है? ऊपर है, बड़ा वाला है कि नहीं है? एक बड़ा टुकड़ा है और एक क्या है? छोटा टुकड़ा है। तो दोनों ही टुकड़े, बोलो वृत्त के दोनों ही टुकड़े तो हैं, तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों को? वृत्त खंड बोलते हैं। एक वृत्त खंड को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड।
और दूसरे को क्या बोलेंगे, लघु। तो बोला दोनों का मतलब यह है, अगर त्रिज्या द्वारा काटेंगे तो त्रिज्य खंड, और अगर व्यास या जीवा काटेगी, क्योंकि जीवा से ही व्यास बना है, तो जीवा मान लीजिए कि अगर जीवा काटेगी तो क्या होगा, वृत्तखंड, और त्रिज्या काटेगी तो क्या होगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या है, वृत्तखंड है। क्या है ये हमारा वृत्तखंड, ठीक है ना। छोटा वाला लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। हो गई इतनी बात, बोलिए। अब आइए अपनी चर्चा करते हैं हम वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा के बारे में। किसके बारे में, स्पर्श रेखा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंजेंट। अभी त्रिकोणमिति पढ़कर खत्म किए हैं ना। त्रिकोणमिति में क्या सीखा था मैंने, कि टेंजेंट माने टेन थीटा होता है ना। टेंजेंट का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, टेन थीटा है, और टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं वृत्त के लिए, स्पर्श रेखा। चलिए देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा के बारे में। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अच्छा, ये वृत्त की क्या है, परिधि है। इस परिधि पर कहीं भी एक बिंदु ले लो। कितने बिंदु ले लो, एक बिंदु। हमें अगर आप किसी समतल में एक बिंदु दोगे और कहोगे बताओ इस दुनिया में कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो इस बिंदु से होकर जा सकती हैं, तो कितनी रेखाएं हैं, अनंत रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, मैं उन रेखाओं को गिन नहीं सकता इस बिंदु से होकर जो चली जाएं। तो बोला ये भी तो एक बिंदु, इसका मतलब इस बिंदु से होकर भी अनंत रेखाएं जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं तो जा सकती हैं, लेकिन अगर बात इसकी है कि इस बिंदु से होकर कोई रेखा जाए जो वृत्त की परिधि को क्या करे, खाली स्पर्श करती हुई जाए। क्या करती हुई जाए, छेदे ना। जैसे यहाँ पर मैंने कोई बिंदु लिया तो वो चली गई, से छेद कर चली गई ना, वृत्त को काट दिया ना। अगर काट देगी तो छेदक रेखा हो जाएगी। जैसे उसने छेदा वृत्त को, छेदक रेखा, छेदना नहीं है, खाली हल्का सा छूते हुए चली जाए, ठीक है ना। जब वो हल्का सा टच करते हुए चली जाएगी तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, कि आपने वृत्त को क्या किया है, स्पर्श किया है। क्या किया है, स्पर्श किया है। और इसलिए आप हमारे वृत्त की कौन सी रेखा कहलाओगे, स्पर्श रेखा कहलाओगे। क्या कहलाओगे, स्पर्श रेखा कहलाओगे। तो स्पर्श रेखा समझ में आ गया ना, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है ना, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से वृत्त को स्पर्श करती हुई जाने वाली, वृत्त को क्या करती हुई, स्पर्श करती हुई जाने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से होकर जाने वाली और क्या करने वाली, वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वृत्त पर, स्पर्श रेखा जब भी वृत्त को स्पर्श करती है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बोलो दो पे नहीं कर सकती। अगर दो पे कर दिया तो स्पर्श रेखा नहीं रह जाएगी, मतलब। लेकिन हमें देखिए यहाँ लग रहा है जब इसने वृत्त को यहाँ छुआ होगा तो एक ही बिंदु नहीं लग रहा है, यहाँ पर और एक आध बिंदु हो सकते थे ना, हो सकते थे ना, लेकिन ये क्या है, असंभव है। ये क्या है, वृत्त की परिधि पर अगर कोई एक बिंदु आपने ले लिया ना और उस एक बिंदु से आपसे पूछा जाए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। खींचने को हम हजारों अनंत खींच सकते हैं, लेकिन इस बिंदु से होकर जाए उस बिंदु से खाली एक रेखा जाएगी। दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है तो कोई आपको दूसरा बिंदु लेना होगा। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक स्पर्श। क्लियर हो गया। और ये आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अर्थात स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श। एक बात और है इसकी कि अगर आप स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिला दो तो ये भी हमारी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, त्रिज्या होगी ना। और ये त्रिज्या जो होती है हमारी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है कई डिग्री होता है,
बोले नापने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्पर्श रेखा खींच दिया तो स्पर्श बिंदु ले लो और केंद्र ले लो। स्पर्श बिंदु और केंद्र को जैसे ही मिलाओगे तो वो जो रेखा होगी वो डायरेक्ट अपने आप स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाने लगेगी। 90। ये प्रमेय है, इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे चैप्टर में अंदर। अभी केवल ये जनरल चीज आपको बताई जा रही है, समझ गए ना। अगली बात जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी? इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। मैंने वृत्त पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ वृत्त पर नहीं लिया, कहाँ लिया? वृत्त के बाहर लिया, तो इसे बाह्य बिंदु कह सकते हो। होना है अच्छा, वहां पे चमक रहा है, कहाँ नहीं चमक? और किनारे कर देते, चलिए थोड़ा चमकने वाली समस्या है। चलिए यहाँ तो नहीं चमक रहा है ना। चलिए ये मैंने क्या ले लिया? ये वृत्त ले लिया, दिखाई दे रहा मतलब यहाँ। चलो इसको ठीक है ना, चलो ठीक है। ये वृत्त हो गया और वृत्त पर, वृत्त के बाहर मैंने क्या ले लिया? कोई बिंदु ले लिया। क्या ले लिया? कोई बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से मैं क्या करूं? स्पर्श रेखा खींचना चाहता हूं। क्या खींचना चाहता हूं? स्पर्श रेखा खींचना चाहता हूं। बोला इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? सबसे पहला काम, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। अगर वो वृत्त पर स्थित नहीं है, वृत्त के बाहर कहीं स्थित है, तब उससे 2 स्पर्श रेखा खींचूंगा। 2 के अलावा तीसरी संभव नहीं। और अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तब स्पर्श रेखा खींचूंगा, क्योंकि उस बिंदु से जब रेखा जाएगी वृत्त को अंत छेद देगी। आगे बात समझे ना? तो छेद देगी, वो छेदक रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं? एक ऐसे जाएगी टच करते हुए, तो मान लो छेद दिया इसने, ठीक है ना, और एक यहां से होकर चली जाएगी। मान लेते हैं बिंदु P था, यहाँ क्या ले लेंगे? बिंदु A, और यहाँ क्या ले लेंगे? और ये क्या हो गया? हमारे वृत्त का केंद्र। देखा? तो यहां से प्रश्न आता है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु, जब बाह्य बिंदु कहेगा तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि भैया जो बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु हमेशा वृत्त के कहाँ स्थित होता है? बाहर स्थित होता है। और उस बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खींचते हैं? खाली 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। खींचते नहीं है, हमारी औकात ही उतनी है, 2 से ज्यादा खींच ही नहीं सकते। बोला ज्यादा नहीं खींच सकते, कम? बोला कम कहो तो एक को ना खींचे, या खींचने को एक खींच सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पर कुछ क्वालिटी है, कुछ थ्योरम है आपकी। थ्योरम को स्पेशली अलग से बताएंगे, लेकिन जब मामला आ गया है सामने जल्दी से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी छोटी छोटी बातें। मैंने क्या किया? मैंने बताओ, स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया ना। स्पर्श बिंदु को किससे मिला दिया? वृत्त के केंद्र से मिला दिया। और जैसे ही स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया, तो अभी मैंने बताया था कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला दो तो वो रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का लंब बनाती है। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा। बोलो, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्या आपको AOBP एक चतुर्भुज नहीं लग रहा है? अरे लगे या ना लगे बाढ़ में जाए, मेरे को बस इतना देखना भाई, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृत, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंधाकृत क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। AO 1, OB 2, BP 3 और PA 4। हो गया नहीं हो गया? इसी में मैं क्या करता हूं, P से O को मिलाती हुई एक रेखा खींच देता हूं। देखिए हमारा चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया। किसमें बट गया? 2 त्रिभुजों में बट गया। और दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हैं? और समकोण में 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है ना। ये पहले त्रिभुज का कर्ण भी PO है, दूसरे त्रिभुज का कर्ण भी क्या है? दोनों त्रिभुज में कर्ण बराबर है और इसके साथ साथ एक भुजा भी बराबर है।
ओए और ओबी, ओए और ओबी क्यों बराबर है? बोलो, ओए और ओबी क्यों बराबर है? अरे त्रिज्याएं हैं भाई, क्या है ये सब? त्रिज्याएं हैं। क्या है ये सब? त्रिज्याएं हैं। और एक एक कोण बराबर और PO बराबर OP के। बोलो, ये क्या है? कॉमन भुजा है। कैसी भुजा है? कॉमन भुजा है। आ रहा वहां तक? आ रहा है ना? ये कॉमन भुजा है। बोलो तो, बोला याद है सर्वांग समता याद है दो त्रिभुजों की? और अगर याद है तो उसमें एक हमारा था सर्वांग समता की जो इकाइयां थी उसमें था RHS, राइट हैंड साइड नहीं। RHS का फुल फॉर्म बताओ भाई। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा बराबर हो जाए तो कर्ण भुजा बराबर होने पर कोई भी एक भुजा और बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज APO, त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाता है। किसके त्रिभुज? A से शुरू किए थे तो B से शुरू करो, B से P पे आए थे तो हम भी B से P पे BP। समझ गए सब ना? बोलो, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए किसके द्वारा भाई? RH। तो त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। सभी संगत भुजाएं संगत कोण क्या हो जाते हैं? यानी ये वाला जो कोण है किसके बराबर हो जाएगा? देख रहे हो, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण जो डिग्री का रहेगा उतना ही कोण बन जाएगा। ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोणों का बराबर देख लिया आपने? बोलो, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और साथ ही साथ PA भुजा किसकी बराबर हो जाएगी? तो यहाँ से गजब का नियम आता है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचो वृत्त पर, तो जो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हो आप, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। समझ आ गया ना? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वृत्त के बारे में आपको नॉलेज हो गया। स्पर्श रेखा, त्रिज्यखंड, जो भी मैंने वृत्त के बारे में यहाँ पर बताया, कॉमन सी चीजें, इनका अध्ययन कीजिए आप। तब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, इनका थ्योरी कह रहे हैं, थ्योरम की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।